वो कोई बहुत मोटा और काले रंग का नाग था, मगर इसने अपना फन अपने चक्करदार वजूद के अंदर छुपा रखा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने साइकिल रोककर अपने दोनों पांव गुद्दी पर बैठे बैठे ज़मीन पर टिका दिए थे, मगर साइकिल से उतरा नहीं था और चंद लम्हे खौफज़दा सी नज़रों से इस खौफनाक नाग को कुंडली मारे बैठे देखता रहा। अब मेरे पास इसके करीब से गुज़रकर आगे निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था, मगर मुझे इसके करीब से होकर गुज़रते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं ये सोया हुआ नाग एकदम जाग ना पड़े और मुझे डस ना ले। इस सुनसान और वीरान जंगल में कोई मेरी मदद को नहीं आएगा। मैं तो इसके मोहलिक जहर से पानी मांगे बिना ही ढेर हो जाऊंगा। एक बार तो मेरे जी में आई कि इधर से ही वापस लौट जाऊं, मगर इस तरह मेरा सारा मकसद ही फौत हो जाता और फिर सोनी को हर हालत में हासिल करने की धुन भी तो मेरे सर पर सवार थी। सोनी की मनमोहनी सूरत चश्मे तसव्वुर में उभरते ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सा हौसला महसूस किया, जो यकीनन जज्बे मोहब्बत का ही रहीने मिन्नत था। चुनांचे मैंने फिर यही फ़ैसला किया कि साइकिल से उतरकर ज़रा एक तरफ होते हुए नाग के करीब से गुज़र जाऊं। ये इरादा बांधकर मैं आहिस्ता से साइकिल से उतरा, अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता मैंने साइकिल का हैंडल पकड़कर पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मेरी ठिठकी हुई नज़रें लम्हा ब लम्हा करीब होते हुए नाग पर जमी हुई थीं और मेरा दिल साएं साएं करते कनपटियों पर धड़कने लगा। मुझे अपनी सांसें भी ज़ोर ज़ोर से चलती हुई महसूस हो रही थीं और पूरे वजूद में लर्जिश सी तारी हो गई थी। मैं अब लम्हा ब लम्हा नाग के करीब होता जा रहा था और इसके और मेरे दरमियान फासला दम ब दम घटता चला जा रहा था। 8 फुट, 6 फुट, 4 फुट, 2 फुट। मेरा दिल अब जैसे हलक में आ अटका। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। नाग के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मेरे कदम अब गैर इरादी तौर पर तेज़ तेज़ उठने लगे थे और फिर जैसे ही मैं नाग के बिल्कुल पास से गुजरने लगा तो अचानक फ़ज़ा में एक तेज़ फुनकार की खौफनाक आवाज़ गूंजी। नाग ने अपना लंबा चौड़ा फन काढ़ लिया। इसे जागता देखकर मेरे हलक से बेख्तियार इज़्तरारी चीख निकल गई। साइकिल मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ी। नाग का बलदार वजूद हरकत में आ गया था। इसकी 2 शाखा सुर्ख ज़ुबान लपलपा रही थी और इसकी आंखों में अजीब मकनतीसी कशिश थी कि मेरे पाँव भी वहीं ज़मीन पर जैसे गड़ कर रह गए थे। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। ऐसे में वो नाग खौफनाक फुनकार मारता हुआ अपना गैर मामूली चौड़ा फन लहराता हुआ मेरे चेहरे के करीब ले आया। मैं मारे दहशत के थर थर कांपने लगा। मुझे अपनी यकीनी मौत सामने नज़र आ रही थी, मगर अभी तक इस खौफनाक नाग ने मुझे डसा नहीं था। तब फिर अचानक मेरी नज़र नाग के ज़मीन पर पड़े बलदार वजूद पर पड़ी, तो वहाँ मुझे किसी का धीरे धीरे से सर उभरता दिखाई दिया। ये इंसानी सर से मुशाबे था। एक इंतहाई मकरूह और खाकस्तरी सा चेहरा था, जिसकी पेशानी पर सिर्फ एक आँख थी। मैं इसे पहचान कर बुरी तरह लरज़ गया। ये इस मरदूद जगदेश का सर था, जिसकी सिर्फ काली मोटी सी गर्दन नज़र आ रही थी। बाकी नीचे नाग का बलदार वजूद गोलाई में छुपा हुआ था। इसकी इकलौती आँख का लहू रंग डीला मुझे कहर आलूद नज़र से घूर रहा था। फिर इसके होंठों पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई। नाग का लंबा चौड़ा खौफनाक फन हनूज मेरे चेहरे के सामने सिनसनाता फुनकारे मारता लहरा रहा था। ओए बालके, बदबख्त, अब भी वक्त है लौट जा, वरना मुफ्त में जान से जाएगा, वरना ये नाग तुझे डस लेगा। तेरा इंसानी वजूद पानी बनकर बह जाएगा। मैं इसकी गुर्राहट से मुशाबे आवाज़ सुनकर दहल गया। वो सही कह रहा था। ये नाग वाकई बहुत जहरीला दिखाई दे रहा था। मेरे जी में आई कि मैं यहाँ से वापस भाग उठूँ। मेरे अंदर कोई अजीब सी नामालूम ताकत जो मुझे आगे कदम बढ़ाने पर उकसा रही थी। मैंने दिल मजबूत किया और फिर ज़ेरे लब कुरानी आयात का विर्द करते हुए साइकिल उठाई तो यकदम वो नाग मेरे वजूद के गिर्द लिपटा चला गया। मेरे हलक से लरजीदा चीख उभरी। जगदेश का एक आंख वाला खौफनाक सर अब गायब हो चुका था। उधर वो नाग मोटे रस्से की तरह मेरे वजूद के गिर्द लिपटता चला जा रहा था। मुझे अब मौत से कोई नहीं बचा सकता था। नाग लम्हा ब लम्हा अपनी गिरफ्त तंग करता जा रहा था और मुझे अपनी हड्डियां तक चटकती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दम घुटने के करीब था। मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक कर रह गई थी
और इस लम्हे मेरी घुटती हुई समातों में एक आवाज़ उभरी, क्यों बालके, मैं तो तुझे अपनी मजबूरी के तहत छोड़ता रहा था, मगर ये असली और सचमुच का नाग है, तुझे डसे बगैर नहीं छोड़ेगा। मैं इस आवाज़ को पहचान गया था। ये इस मरदूद जगदेश की सरगोशियाना आवाज़ थी। मैं इस बाहर दहल गया था। मैंने बहुत ज़ोर लगाया, मगर नाग के कसदार बल ने मुझे नहीं छोड़ा और फिर इसने मुझे गर्दन में डस लिया। मेरे पूरे वजूद में जैसे चिंगारियां भर गईं और मुझे कोई होश नहीं रहा। मगर होश खोते खोते मैंने कुछ अजीब शोर की आवाज़ें सुनी थीं। दोबारा आँख खुली तो मेरी नज़रें धुंधला रही थीं। मैं दहल गया। मुझे यूँ लगा जैसे मैं मर चुका हूँ और मेरी रूह आलम अरवा में पहुँच चुकी है, क्योंकि मुझे अपने वजूद निहायत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। मैंने 2-3 बार अपने सर को झटका दिया तो कुछ धुंधलाहट आँखों के सामने से छटी तो मैंने खुद को एक झिलिंगा सी चारपाई पर पड़े पाया। मेरी चारपाई के गिर्द खाकस्तरी रंग और लंबे चबूतरे वाले चेहरों के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मैली जैकेट, वास्कटें और नीले पीले रंग की लुंगी बांधी हुई थी और सर पर भी इस रंग की पगड़ियाँ बंधी हुई थीं। गले में इनके सबके मोटे मोटे मनकों और कोड़ियों वाली मालाएं जफी हुई थीं। मुझे होश में आता देखकर एक उधेड़ उम्र के आदमी ने मुझसे पूछा, बेटा कैसा है तू? कोई तकलीफ़ तो नहीं होती तुझे पड़ी आती जाती सांसों में? मैंने आहिस्ता से नफ़ी में सारी लाया। शुक्र कर बिटवा, हम पहुंच गए थे और इस ससुरे नाग बादशाह को छाप लिया। अब तू फिक्र न कर, हमने तेरा सारा जहर चूस लिया है, वो मुझे तसल्ली देते हुए बोला। फिर इसके साथ खड़े एक निस्बतन नौजवान शख्स ने भी बुड़बुड़ाते हुए लुकमा दिया। नाग बादशाह बड़ा ज़रूर था, पर इतना ख़तरनाक नहीं था कि हमें भी इस ससुरे को छापते हुए दांतों पसीना आ गया हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैंने हकलाते हुए नीम गलूद लहजे में पूछा। तू जहाँ भी है खैरियत से है, ये ले गर्मा गर्म दूध पी ले। इस उधेड़ उम्र वाले शख्स ने मुझे दूध का गर्मा गर्म गिलास दिया। मैंने पानी मांगा तो इसने इनकार करते हुए कहा, नहीं बिटवा, पानी अभी 2-3 घंटों तक ना पीना, ले ये दूध पी ले। इसने ज़रा सहारा देकर मुझे उठाया। मेरा हलक सूख कर कांटा हो रहा था। मैं समझ गया था कि किसी जोगियों की बस्ती में हूँ और मेरी खुशकिस्मती थी कि ऐन वक्त पर उन्होंने नाग के चुंगल से ना सिर्फ छुड़ा लिया था बल्कि मेरा सारा जहर भी चूस लिया था। तब मुझे याद आया, जब मैं इस खौफनाक नाग के डसने की वजह से बेहोश हो गया था तो मैंने बेहोश होते वक्त जिन लोगों की शोर की आवाज़ें सुनी थीं वो इन्हीं लोगों की थीं। ये जोगियों की वही बस्ती थी जो फलाही में झुंड के जंगल से ज़रा दूर थी, जिसे मैं अपनी साइकिल में पार करके आया था। मेरी साइकिल भी इन्हीं लोगों के पास महफूज थी। ज़रा देर बाद मैंने इनसे जाने की इजाज़त मांगी और फिर इनका शुक्रिया अदा करके अपनी बाइसिकल संभाली और एक बार फिर टिब्बे वाले बाबा की तरफ चल पड़ा। इस गोरख धंधे में मुझे काफ़ी देर हो गई थी, मगर अल्लाह का शुक्र था मेरी जान बच गई थी। दूध पीने के बाद मैं अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। धूप अब काफ़ी फैल चुकी थी और सूरज भी खासा ऊंचा हो गया था। मेरे सर पे आज ही कमाली शाह बाबा से मिलने की धुन सवार थी, इसलिए मैं तेज़ तेज़ पैडल मारता हुआ साइकिल दौड़ाए चला जा रहा था। बिलाखिर मैंने हिम्मत और हौसले मुस्तकिल मिजाजी के साथ जंगल भी पार कर लिया तो सामने मुझे एक मैदान नज़र आया और फिर दूर से ही मुझे वो ऊंचा सा टिब्बा दिखाई दे गया। तेज़ साइकिल चलाने से मेरा दम भी बहुत फूल चुका था, मगर मंजिल को करीब देखकर मैं साइकिल भगाता हुआ टिब्बे के करीब पहुंच गया। साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके मैं टिब्बे पर चढ़ने लगा। सामने गारे मिट्टी की कच्ची चहार दीवारी सी थी। इसके दरमियान में मुझे एक कब्र दिखाई दी, जिसके साथ एक छोटी सी मड़ी कटिया बनी हुई थी। मैंने चंद लम्हे वहीं खड़े होकर अपनी फूली हुई सांसें ज़रा बहाल की। फिर इसके बाद मैं छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मड़ी की तरफ बढ़ा। मड़ी पर बुसीदा सा टाट पड़ा हुआ था। मैं करीब जाकर खड़ा हुआ तो अचानक अंदर से जलाली आवाज़ उभरी, अंदर आ जा बच्चे, हम तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं इस आवाज़ पर चौंका और हिम्मत करके आगे बढ़ा। फिर टाट आहिस्ता से उठाकर अंदर आ गया। सामने कच्चे फर्श पर बिछे मिर्गे छार पर एक नंग धड़ंग बार दरवेश बुज़ुर्ग आंखें मूंदे आधे कमल के आसन में बैठा हुआ था। ऊपरी बदन नीम बरहना था, नीचे लुंगी थी, दाएं हाथ में तस्बीह और चेहरे के गिर्द नूरानी हाला सा बना हुआ महसूस हो रहा था। इसने आंखें खोलकर मुझे देखा, फिर मुझे बैठने का इशारा किया। मैं वहीं पलती मारकर बैठ गया।
मुझे खुशी हो रही थी कि मैं बिलाखिर कमाली शाह बाबा के पास पहुंच चुका था, मगर मैं इसकी बात पर कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा था चौंका ज़रूर था। आप बाबा कमाली शाह ही है ना? मैंने हौले से अजराहे एहतरामन पूछा। हाँ, हम बाबा कमाल शाह हैं। और तू हमसे क्यों मिलना चाहता है, ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं, बाबा कमाल शाह ने पुरजलाली लहजे में कहा। मैंने फिर इन्हें सारी तफसीलात बता डाली, अपने ख्वाब से लेकर सोनी के बारे में, फिर जगदेश और रानी के बारे में। वो ये सारी बातें गौर से सुनता रहा। इसका नूरानी चेहरा अब जोश से सुर्ख हो रहा था। फिर अगले ही लम्हे वो मामूल पर आ गया। फिर इसने हाथ के इशारे से मुझे अपने करीब बुला लिया। मैं इसके करीब सिरक आया। इसने दाएं हाथ से मेरा कंधा थपथपाया। शाबाश बेटा, हम तेरे इस अजीम नेक मकसद में सच्चे इरादे से बहुत खुश हुए हैं। ये कहकर इसने करीब पड़ी अपनी बोसीदा सी गुदड़ी में से एक तावीज़ निकाला और मेरे दाएं बाजू की आस्तीन उठाकर बांध दिया। बाबा, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, और जब तक मुझे इस सारे पुरस्रार खेल की असलियत का इल्म नहीं होगा, मैं इस मरदूद शैतान जगदेश का ख़ात्मा नहीं कर पाऊँगा। मैंने बिलाखिर अपना मुद्दा बयान कर दिया। वो ज़ेरे लब आंखें मूंदे कुछ बिदबिदाते रहे। फिर उन्होंने मुझ पर एक फूंक मारी और आंखें खोल दी। हाँ, हम तुझे सारी बात बताते हैं, सुनो, वो ये कहने लगे, और मैं हुमतन गोश बर आवाज़ हो गया। मैं बगौर बाबा कमाल शाह के चेहरे की तरफ देख रहा था, और इनके बारिश चेहरे पर पहली बार मुझे अजीब से उलझे हुए तस्सुरात का जाल सा बुनता नज़र आने लगा। यूँ लग रहा था जैसे वो कुछ बताते हुए किसी बेनाम सी उलझन या परेशानी का शिकार हों। फिर चंद सानियों के बाद इनके होंठों पर जुम्बिश उभरी और वो कहने लगे, काश मैं इस मरदूद जगदेश के बारे में तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। मेरे नेक बच्चे, यही हकीकत है कि मैं ख़ुद भी पूरी तरह जगदेश के बारे में नहीं जानता। बस मुझे अपने मुर्शिद के ज़रिए सिर्फ़ एक ऐसे शैतान का ख्वाब में इशारा मिलता था। मनहूस गहराइयों से एक शैतान मरदूद का एक शतूंगड़ा जगदेश अपने काले करतूतों को परवान चढ़ाने के लिए हमारी पाक धरती पे कदम रखने वाला है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका एक आंख वाला खौफनाक सर है। बाबा कमाल शाह इतना कहकर ज़रा थमा। मैं बड़े गौर से इसकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो लम्हा भर बाद कहने लगा, मरदूद शैतान का शतूंगड़ा जगदेश मनहूस गहराइयों से अपने कौन से काले करतूतों को पूरा करने के मकसद से इस पाक धरती में आया है। अफसोस ये पुरस्रार राज मैं बावजूद कोशिश और तवील कड़ी रियाजत के बावजूद अब तक नहीं जान सका हूँ। अब हमारे मुर्शिद पीर टिब्बे वाले बाबा ने भी इशारों से ही हमें समझाने की कोशिश की है, ताहम उन्होंने इस शतूंगड़े जगदेश के शर से महफूज रहने के लिए इमाम जामिन के रोज़े पर चंद कुरानी आयात पढ़कर दम करने का तरीका बताया। जो भी इस शतूंगड़े जगदेश के शर की लपेट में आ चुका हो, ये उसका असर ज़ायल कर डालेगा। ये कहकर बाबा कमाल शाह ने मुझे एक और तावीज़ दिया, जो रुपए के सिक्के के बराबर गोल था। इस पर चमड़ा चढ़ा हुआ था। मैंने अजहद एहतरामन वो तावीज़ भी रख लिया। तुमने इस जगदेश को नाबूद करने का जो बेड़ा उठाया है, इस नेक मकसद से हमें खुशी हुई है। बाबा, वो तो सब ठीक है, मगर मुझे आखिर तो कुछ तो पता चले कि मैं इस जगदेश तक कैसे पहुंच पाऊं, और इसका ख़ात्मा भी कैसे करूंगा। मैंने कदरे परेशानी से पूछा। अल्लाह तेरी रहनुमाई खुद फरमाएगा। जिस तरह ख्वाब में तूने इस खंडर को देखा, बस अब तू चला जा, इससे आगे हम तेरी कुछ मदद नहीं कर सकते। ये कहकर बाबा कमाल शाह ने अपनी आंखें मूंद लीं। वो जल्दी जल्दी तस्बीह के दाने रोलने लगे। इसके होंठ मुतहर्रिक थे। मैं खामोशी से वापस पलट आया। सोचों में गुम टिब्बे से नीचे उतरा और साइकिल पर सवार होकर वापसी के लिए रुख्ते सफ़र बांधा। यूँ तो बाबा कमाल शाह से मेरी मुलाकात इतनी नाकाम भी नहीं गई थी, लेकिन जगदेश के बारे में वो तफसील भी नहीं बता पाए थे। अगरचे इसके शर और काले मंत्रों वाले जादू से महफूज रहने के लिए उन्होंने 2 अलग अलग तावीज़ मुझे दे डाले थे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर तशनगी बाकी थी। मैं मायूसाना अंदाज में सुस्त रवि से साइकिल चला रहा था, और मेरे दिमाग में बाबा कमाल शाह की जगदेश से मुतल्लिक गुफ्तगू गर्दिश कर रही थी, जो बिल्कुल मुबहिम थी। बाबा कमाल शाह ने मनहूस गहराइयों का जिक्र किया था। मैं सोच रहा था आखिर ये किधर वाक़ थी, जहाँ से मरदूद शैतान का शतूंगड़ा जगदेश वारिद हुआ था। इस बात से तो मैंने इतना अंदाज़ा लगा लिया था कि जगदेश का असल ठिकाना वही मनहूस गहराइयाँ ही होंगी। क्या खबर वो पुरअसरार खंडर
जहां इसने मासूम सोनी को मुक़य्यद कर रखा है, इस इलाके में हो। अगर फ़र्ज़ किया मैं इन मनहूस गहराइयों में पहुंचकर उतर जाता हूं, तो फिर जगदेश से कैसे मुकाबला कर सकूंगा। गर्ज मेरा दिमाग दुखने लगा। मुझे जगदेश तक पहुंचने या इसे नाबूद करके सोनी को वहां से बाहिफाजत निकाल लाने की कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक झमाका हुआ। वो एक ख्याल था जो बिजली की सी तेज़ी से मेरे जहन में लपका था। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर मायूसियों की धुंध छटने लगी। मुझे पूरा यकीन था अब मेरा काम हो जाएगा, बस ज़रा मेरे घर पहुंचने की देर थी। अब तो मेरे पूरे वजूद में उम्मीद की किरण फूट गई थी, इसलिए मैंने साइकिल तेज़ रफ्तारी के साथ चलानी शुरू कर दी थी। मेरा चेहरा जोश और उम्मीद से सुर्ख हो रहा था। मैं अब जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। मुझे घर पहुंचते पहुंचते सपहर हो चली थी। शुक्र था कि शाम गहरी नहीं हुई थी। मैं बहुत थक चुका था। मैं बाइसिकल समेत घर में दाखिल हुआ। एक कोने में साइकिल खड़ी की। ताया अभी दुकान से नहीं आए थे। ताई पड़ोस में गई हुई थी। ताया मगरिब के बाद ही दुकान से आ जाते थे। रानी घर पर ही थी। वो जैसे मेरी ही मुंतज़िर थी। मुझे देखते ही वो लपक कर मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी, शौके, मिल आया बाबा कमाल शाह से। मुझे इसके पूछने के अंदाज से हैरत तो हुई, मगर अब ज़रा चालाकी से काम लेना चाहता था, क्योंकि मेरे जहन में जगदेश के ठिकाने से मुतल्लिक आगाही अब सिर्फ़ और सिर्फ रानी ही दे सकती थी। इसलिए मैंने इसे जवाबन कहा, हाँ मिल तो आया हूँ। तो फिर इसने जगदेश के ठिकाने के बारे में तुझे कुछ बताया? हाँ, मैंने मुख्तसरन जवाब देते हुए इसके चेहरे की तरफ बगौर देखा। वो परेशान सी नज़र आने लगी। मैंने इसे पूछा, रानी एक बात तो बता। हाँ पूछो, वो गुमसुम लहजे में बोली। तू ये सब कुछ कैसे जानती है? क्या यही कि बाबा कमाल शाह से मिलने गया था? तू जगदेश के बारे में कैसे जानती है? शौके, मुझसे ये सब कुछ ना पूछ, मैं तुझे नहीं बता सकती। तूने रोटी नहीं खाई होगी। अम्मा अब्बा को तो दोस्त की शादी का बहाना बनाकर गया था, इसलिए अम्मा ने तेरी रोटी भी नहीं बनाई थी। मगर मुझे मालूम था तू किसी की दावत खाने नहीं गया है। चल अंदर कमरे में, मुंह धोकर बैठ, मैं रोटी तेरे लिए लाती हूँ। वो ये कहकर रसोई की तरफ बढ़ गई। मैंने भी सरदस्त दानिस्ता चुप साध ली। खुरे पर जाकर मुंह हाथ धोया, फिर हाथ पूंछता हुआ अपने कमरे में आकर चारपाई पर बैठ गया। इतने में रानी रोटी का छाबा उठाए दाखिल हुई। मैंने अब इस हथेली का मुंह खुलवाने के लिए फ़ौरन कैंचली बदली और निवाला तोड़कर मुंह में डाला तो वो मेरे सामने ही चारपाई पर बैठकर मुझे अल्लड़ मुटियारन की तरह मोहब्बत से रोटी खाता तकने लगी। मैंने जबरन होंठों पे मुस्कुराहट समोते हुए इससे प्यार भरी हलावत से कहा, रानी एक बात तो बता। पूछो, तू मेरा इतना ख्याल क्यों रखती है? किसी अपने का ही ख्याल तो रखा जाता है, और तू गैर थोड़ी है। वो एक अदाए दिल रुबाई से बोली। हाँ ये तो है, आखिर को मैं तेरा चचाजाद हूँ। मैंने हौले से कहा, सिर्फ चचाजाद? वो मखमूर सी निगाहों से मुझे देखकर बोली। तो फिर? मैंने इसे शीशे में उतारने की गर्ज से आगे बढ़ने की राह दी। तो फिर क्या, तू मेरा सज्जन भी तो है, लेकिन तू तो पता नहीं क्यों मुझसे बैरी रहता है। बता क्या कमी है मुझ में? हसीन हूँ, जवान हूँ। वो अपने सारे नुस्वानी गमज़े इश्के के साथ बोली। मैंने हंसते हुए चालाकी से कहा, नहीं, मैं भला तुझसे बैरी क्यों होने लगा? तू वाकई बहुत खूबसूरत। मगर मैं दानिस्ता थमा तो वो जैसे अपनी आंखों में अनगिनत हसीन ख्वाब सजाए यकदम बेचैनी से बोली, मगर क्या शौक है यार? मगर ये कि तुझ पर किसी आसेब का साया जो है, मुझे तो लगता है कोई जिन झपट तुझ पर पहले ही आशिक हो गया है। मैं ये कहते हुए इसके गुलनार पड़ते चेहरे की तरफ देखने लगा। मेरी बात पर वो यकदम परेशान सी हो गई। नहीं शौके, ऐसी बात नहीं है। ना बाबा, मुझे तो डर लगता है। ऐसा ना हो मैं तुझसे शादी कर बैठूं और वो भूत मेरे गले पड़ जाए। मैंने इसे बेवकूफ़ बनते देखकर चाल चली तो वो यकदम खुशी से चिल्लाकर बोली, सच? तू मुझसे शादी करना चाहता है? हाँ, क्यों नहीं? फिर तू मुझे डांटता धुतकारता क्यों रहता था हर वक्त? इसने बड़े नाजो अदा से शिकवा किया। ऐसे में इसके पुरशबाब सीने से दुपट्टा ढिलका तो मैंने अपनी नज़रें वहीं जमा दी। इसने मेरी नज़रों की बेबाकी की सिमत अपनी ठोड़ी सीने से लगाकर वहाँ झांका तो इसे अपने ही भरे भरे सीने की गुलाइयों की गद्दाज और हिजान अंगेज़ लकीर नज़र आ गई तो वो मेरी चोरी को समझ गई। मगर इसने इसे ढांपने की कोशिश किए बगैर हिजान अंगेज़ लकीर को मज़ीद नुमाया करने के लिए मेरी तरफ झुकी और मेरा दिमाग सुनसुनाने लगा। मैंने यकदम अपनी नज़रें मोड़ लीं। इसमें मेरी हवस की बजाय चालाकी का दखल था। वो इस तरह क़यामत खेज़ अंदाज में झुके झुके मुझसे नशीले लहजे में बोली, बता ना, मैं तुझे इतनी अच्छी लगती हूँ
तो फिर मुझसे बेजार क्यों रहता था? दरअसल वो मैं तेरे साथ बचपन में ही खेलकर जवान हुआ था ना, इसलिए तुझे मैं एक छोटी सी बच्ची ही समझा करता था। ये कहते हुए मैंने एक बार जबरन इसके खुले गिरेबान में दोबारा बेबाकी से झांक कर जज्बाते अंगेज़ लहजे में कहा। हालांकि मैं ऐसे आमियानापन को अच्छा नहीं समझता था, मगर ये ज़रूरी था इसे शीशे में उतारने के लिए। तो फिर अब भी क्या मैं तुझे बच्ची लगती हूँ? वो बदस्तूर दावत निज़ारा देते हुए मखमूर निगाहों से मुझे देखकर मैंने खेज लहजे में बोली। तो मैं यकदम अपनी बाछें फैलाए हुए कहने लगा, नहीं तो आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तू तो पूरी जवान घोड़ी बन चुकी है। सच? तो फिर तू भी घोड़ा बन जाना,